नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम किरदार जिंदगी के 162वें पायदान पर पहुंच गए। यकीन नहीं होता ना, मुझे भी नहीं होता। कई बार सोचती हूँ कैसे संभव हो पाया क्योंकि आप साथ हैं, हो पाया क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, हो पाया क्योंकि टीम हमारे साथ है, और सबसे अच्छी बात है बड़े से बड़े, बेहतरीन से बेहतरीन किरदार हमारे साथ है और हमारे पास है। आज 162वीं कड़ी में एक बहुत अच्छे शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूँ, और वो शख्सियत अपने आप में इसलिए भी अनूठे हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं भाग दौड़ की जिंदगी में परेशान हैं। हम सब एक मानसिक रूप से अलग माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी मनोचिकित्सक की बात करें, किसी मन के डॉक्टर की बात करें, किसी मनोवैज्ञानिक की बात करें, तो लोगों के मन में हमेशा ये धारणा आती है कि मैं पागल थोड़े ना हूँ, मैं क्यों जाऊं, दिमाग के डॉक्टर से क्यों इलाज कराऊं, या मन के डॉक्टर के पास मैं क्यों जाऊं। क्योंकि ये जो धारणा है, इसी धारणा को हमें बदलना है। आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम किरदार जिंदगी में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय मिश्र जी से मिलवाने आए हैं। आज हम जिस भागम भाग की जिंदगी में हैं और जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ बच्चों को अलग परेशानी है, बुजुर्गों को अलग है, युवा पीढ़ी को अलग परेशानी है। उन परेशानियों का कुछ ना कुछ निदान है, कुछ क्यों बहुत कुछ निदान है। रीवा से पधारे हैं डॉक्टर साहब, और पिछले 25 वर्षों से बेहतरीन मनोचिकित्सक हैं और बहुत लोगों का इन्होंने इलाज किया है, और 25 सालों का अनुभव आज हमसे साझा करने आए हैं। तो आप सब इंतजार कीजिए थोड़ा सा, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ और उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में आपका, और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। इतना बिजी शेड्यूल आपका होता है, उसके बाद भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत नमस्कार, और शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म में मुझे आमंत्रित किया है, और आपके दर्शकों को भी सादर प्रणाम। धीरे धीरे दर्शक दीर्घा में लोग एकत्रित होते रहेंगे, बहुत सारे दर्शक हमारे आएंगे, और जो 25 वर्षों का आपका अनुभव है, उस अनुभव से हम कुछ जरूर सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इस भागम भाग की जिंदगी में कैसे संतुलन स्थापित करें। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम परिवार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि परिवार बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे जीवन की। तो हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है मेरे लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि मैरिज ही मेरी ऐसी हुई थी जिसके कारण मैं साइकियाट्रिस्ट बना। तो शादी फिर जल्दी ही टूट गई थी। 93 में मेरी शादी हुई थी। एक बेटा हुआ था 94 में ही, और 94 में ही हम लोग अलग अलग हो गए थे। फिर 94 में मैं चला गया हाउस जॉब करने भिलाई स्टील प्लांट हॉस्पिटल में। वहां पहले एनेस्थीसियोलॉजी में था, फिर साइकेट्री में डीएनबी ज्वाइन किया, और 99 में फिर मैं रांची चला गया आगे की पढ़ाई के लिए। तब से अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे भाई बहन हैं। मैं जब 1 वर्ष का था तब मेरी माता का देहांत हो गया था। मेरी दादी ने मुझे पाला था, और मेरे पिताजी ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली थी। तो 1 आध साल थोड़ा यातनाओं के भी थे जब वो ले गए थे साथ में।
फिर तो दादी ने बहुत अच्छे से पाला, दादी बब्बा ने। पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई, और फिर सीधी से हायर सेकेंडरी किया, सीधी बगल में एक जिला है। फिर रीवा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया, और आगे का बताया हूँ आपको। जी। कई बार परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से कोई प्रेरणा मिलती है और हम कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो दुनिया देखती है। वैसे ही आप इतनी परेशानियों के बाद इतने अच्छे आप मनोचिकित्सक बने हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा ही कुछ होता है जब आप किरदार ज़िंदगी लेकर आते हैं, जब आप परिचर्चा लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यूनिवर्स आपके लिए कुछ करता है और यूनिवर्स जी, ही आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाता है। तो आज वो बातें बिल्कुल सार्थक महसूस हो रही है। हमारे साथ धीरे-धीरे दर्शक जुड़ रहे हैं और अ, अच्छा लगता है जब आप मुश्किलों के दौर से गुज़र कर कुछ समाज में अच्छा करते हैं, लोगों के लिए भला करते हैं। जो भी परिस्थितियाँ आपकी रहीं, लेकिन उससे आपने बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है आने वाली जो जनरेशन है या जो लोग आपसे सलाह लेने आते हैं या जो आपसे इलाज करवाने आते हैं, उन सबको आपके जो अनुभव हैं, उस अनुभव से बहुत कुछ सहूलियत होती होगी। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो आज का समय है, वो कितना ज़्यादा तनाव वाला समय चल रहा है और आपके पास बहुत तरह के पेशेंट आते होंगे, बहुत तरह के मरीज़ आते जी, होंगे, उनके रिलेटिव्स जी। आते होंगे। अ, अमूमन जो परेशानी आप रोज़ झेलते हो, वो किस तरह की है? क्या हमारे दर्शकों को आप उसके बारे में कुछ बताएँगे? एक्चुअली जो परेशानियां हैं, ये अर्बन रीजन में और रूरल रीजन में और सोसाइटी में, तो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल के अनुसार थोड़ा सा बदल जाती हैं। जैसे गांव के जो लोग आते हैं बेचारे, तो गरीबी बहुत बढ़ गई है। कुछ पिछले कुछ सालों में देख रहा हूं मैं, गरीबी बहुत बढ़ गई है, और महंगाई बहुत बढ़ गई है, दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, उनका स्ट्रेस अधिकतर रहता है, डिप्रेशन का, माइग्रेन का, और साइकोसिस भी रहता है ऑफ कोर्स। और अभी भी झाड़ फूक पे यकीन करते हैं, तो पहले पूरा जो भी पैसा रहे वो झाड़ फूक में लगा देंगे। जब तक हम लोगों के पास पहुंचते तो उनके पास कुछ नहीं रहता है। और शहरों में जो है वो अकेलेपन की समस्या है, और जो थोड़ा सा मिडिल क्लास है और एफ्लुएंट क्लास है, वो लोग नशे की लत पे परेशान हैं। रही जो कोर वो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, वो तो अर्बन और रूरल में सेम है। पर जो ये है ड्रग एडिक्शन है, ये शहरों में थोड़ा ज्यादा है, और लोग काफी परिवार, हर तीसरा चौथा घर इससे प्रभावित है। जी। तो जब आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनको शायद हो सकता है आपकी फीस देने के लिए भी पैसे ना हो, तब जी, आपके लिए थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली थोड़ा मुश्किल होता होगा कि क्योंकि आपकी आजीविका भी है ये और सोशल नहीं वर्क तो करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन जी, तो कितने तरह के पेशेंट करते आपके हैं, आते हैं और मैनेज करते हैं। जी, उनको भी मैनेज करते हैं। पैसे के बिना किसी का इलाज नहीं रुकने देते हैं। मतलब डॉक्टर का धर्म आप बहुत अच्छे से निभाते हैं। जी, दूसरे से निकाल लेते हैं मैडम, सीधी सी बात है। जो पैसे वाला है उससे, उसका भी निकाल लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे फेसबुक पर कुछ रील वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखा रहा है हॉस्पिटल की लापरवाही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे हाथ एक रील आया था फेसबुक जी, वीडियो, जिसमें पथरी का ऑपरेशन होना था और पता नहीं किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ। उस बंदे की जो वो पेशेंट था उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई, वो वेंटिलेटर पे चला गया, तो परिजन बहुत शोर-शराबा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो इस एक चूँकि आप मनोचिकित्सक हैं, मन के डॉक्टर हैं, जी, तो जी। क्या इस तरह की जो परिस्थितियाँ आए दिन हम देख रहे हैं,
कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में इस तरह की लापरवाही होती है, तो एज अ डॉक्टर, वो भी दिल का डॉक्टर या मन का डॉक्टर, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? अब देखिए मैडम, ये पिछले, मैं जब से पास आउट हुआ हूँ साइकेट्री में, एमबीबीएस में, और आज की परिस्थिति देखता हूँ, तो एक तो तरह से ये व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय के बजाय अभी बिजनेस हो गया है। और इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं दे पा रही है, लोगों को नहीं कवर कर पा रही है, तो लोग जा रहे हैं प्राइवेट की तरफ। अब प्राइवेट में तो बड़ी लूट है, ये मैं मानता हूँ। जो हॉस्पिटल्स हैं वो बड़ी लूट है। आपको पता नहीं होगा, हम लोग तो अंदर के हैं, जानते हैं। एक जो ये कैनुला होता है जिनको, ये 10 रुपए का आता है, इसका एमआरपी रहता है 150 रुपया। डिप्स रहता है उसका 10 रुपए में मिलता है, उसका एमआरपी रहता है 175 रुपया। और ऐसे इंजेक्शन में बहुत सारे वो रहता है, और गवर्नमेंट की खुली छूट है उसमें, जो जितना एमआरपी रखना चाहे रख ले। तो और रहा किडनी का, आपका क्वेश्चन क्या था कि किडनी से का ऑपरेशन हुआ और अभी हमने देखा कि पथरी का ऑपरेशन होना था, और मतलब वो पथरी के ऑपरेशन में, चूंकि मेरा भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है पिछले साल, तो जी वैसी कोई क्रिटिकल कंडीशन होती नहीं है, तो पथरी के जी, ऑपरेशन में वेंटिलेटर पे कोई भी पेशेंट कैसे पहुंच सकता है? वो एनेस्थीसिया में लापरवाही हुई होगी मैडम, एनेस्थीसिया का ओवरडोज वगैरह हो गया होगा। तो एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे? क्या मतलब, एक टीस सी उठती है डॉक्टर साहब, अगर आप मन की बात अगर हम करें, आप मनोचिकित्सक हैं, एक टीस सी उठती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में ये बहुत गलत हो रहा है। अब देखिए मैडम, ऐसा है कि जो डॉक्टर्स भी हैं, इंक्लूडिंग मी, तो वो भी इसी समाज का हिस्सा है। और पूरी इसमें जो समाज में है, वो जो मनुष्यता है, मानवता है, जो एम्पैथी है, सहानुभूति और कहना चाहिए, या दूसरे की जगह पे रख के अपने को सोचने की वाली बात है, वो धीरे धीरे कम हुई है। वही डिक्लाइन जो है, गिरावट डॉक्टरों में भी आई है, क्योंकि डॉक्टर भी तो इसी समाज से निकल के आते हैं। पर उनको जरूर ये सोचना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको पैसे ही कमाने थे तो किसी और जगह पे जाते, जब आप काम पे हैं तो इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोफ़ेशन बहुत सारे हो सकते थे, अगर पैसा कमाना है तो डॉक्टर बनने की ज़रूरत जी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर को तो एक शपथ भी दी जाती है, एक प्रशासन में शपथ होती है, एक डॉक्टरों की शपथ होती है कि आप अपने पेशेंट के साथ गलत नहीं करेंगे। वैसे ही पुलिस में अगर आप जाते हो तो वहाँ भी एक शपथ लेने की ज़रूरत होती है, सेना में जाते जी हो तो शपथ की ज़रूरत होती है। तो मिला-जुला के सेना हो, पुलिस हो या डॉक्टर हो, ये सब कहीं न कहीं समाज को एक दिशा देने के लिए होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए होते हैं, और डॉक्टर को तो दूसरा भगवान कहा ही जाता है, धरती का भगवान डॉक्टर है, और डॉक्टर अगर इस तरह की लापरवाही करे तो वाक़ई चिंताजनक बात है। और बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप जी लगातार बने हुए हैं, और उन्होंने लिखा है कि आपकी दवाइयाँ बड़ी कारगर है। अब बहुत सारे पेशेंट यहाँ से भी आपके पास उठ के आने वाले हैं, चिंता मत करिए। तो बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे। विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन, आपका स्वागत। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, बहुत-बहुत स्वागत। अभिनंदन। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार, गज़लकार आदरणीय सुन शर्मा सागर जी जुड़ गए। आदरणीय ममतेश कौशल दीदी जुड़ गई हैं, और पहाड़ों से दिलराम भारद्वाज सर जुड़े हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हर कार्यक्रम में आप आते हैं, और धीरे-धीरे दर्शक और जुड़ेंगे, और सभी से आग्रह करती हूँ इस कार्यक्रम को आप सब शेयर करते रहें। डॉक्टर साहब, अब की जो जैसे कि प्रदीप सर ने कहा कि आपकी दवाइयाँ कारगर होती हैं, तो किस तरह की दवाइयाँ, मतलब आप देते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, या
नॉर्मल दवाइयाँ जैसे कि जनरल फिजिशियन वगैरह देते हैं, उस तरह की दवाइयाँ आप देते हैं। और दूसरी बात ये कि आपके 25 सालों के दौरान कभी कोई ऐसा केस आया आपके जीवन में जो जिसने उथल-पुथल आपके जीवन में मचा दी हो, या आपकी पूरी प्रैक्टिस को खंगालने की ज़रूरत पड़ी हो कि भैया मैं क्या करूँ, मैं इसका इलाज कैसे करूँ? या किसी तरह की कोई विपरीत परिस्थिति आपके सामने आई हो तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। नहीं, ऐसा कुछ खास याद तो नहीं आ रहा है, ऐसा कठिनाई, क्योंकि मैं डिप्लोमा ज्वाइन करने के पहले 2.5 years मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर चुका था। तो वहां का मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था। 1000 बेड का हॉस्पिटल था और 2 रेसिडेंट हम लोग थे, तो हर एक को अल्टरनेटिव 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो उसका एक्सपीरियंस होने के कारण आगे फिर चल के कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, कितना भी कठिन पेशेंट हो, कैसा भी हो। जी। तो जब जब आप किसी ऐसे पेशेंट से मिलते हो जो कई बार होता है कि वो सँभाले नहीं सँभलता, या घर जी। वाले बड़े परेशान होते हैं कि ये घर में बड़ा तंग करता है, उनको कैसे हैंडल करें, जैसे डिमेंशिया के पेशेंट हैं, जी। जी। या इस तरह के अल्जाइमर के पेशेंट हैं, तो फिर उनको किस तरह से आप संभालते हैं वैसे पेशेंट को जो जो थोड़ा वायलेंट हो? नहीं, अल्जाइमर्स और ये तो देखिए बहुत कठिन है। वायलेंट को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। यंग पेशेंट अगर है तो वायलेंट को संभालने के लिए काफी सारी दवाइयां आ गई हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, तो वो मैनेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात डिमेंशिया की बात जो आप कर रही हो, डिलीरियम की बात कर रही हो, वहां जरूर प्रॉब्लम आती है, और वो तो हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, झेलना तो घर वालों को ही पड़ता है। तरीके बता सकते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन वो तो बहुत कठिन चीज है, और उसको तो उनके जी, उसमें हम डॉक्टर लोग साहब ज्यादा हेल्प आपके नहीं। लिए ओके, आपके लिए एक सवाल भी आया है, खर्राटे से कैसे बचें? डॉक्टर ज़ियाउर रहमान जाफ़री जी पूछ रहे हैं कि खर्राटा कैसे खत्म हो, उसका कोई उपाय है हाँ, आपके पास? जी जी। खर्राटा को स्लीप एपनिया कहते हैं, और ये अधिकतर आदमी जब सीधा सोता है और जिसका वजन ज्यादा हो, तो यहाँ की जो वो रहती हैं मांसपेशियां हैं गले की, ये रिलैक्स हो जाती हैं और सांस लेने में कठिनाई बंद हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो वो फिर बाई फोर्स वो सांस निकलती है। तो इसको रोकने के लिए पहले तो वजन घटाना चाहिए। दूसरा, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप जो जो भी कपड़ा पहन के सोते हैं, करवट सोएं। करवट सोने की आदत नहीं है तो आप 2 टेनिस बॉल होती है, उसको अपने पीछे पैजामे के जेब में सिलवा लीजिए। जैसे ही आप सीधा सोएंगे तो आपको वो डिस्कम्फर्ट करेगा, तो आप करवट हो जाएंगे। और इस सबसे नहीं होता है तो फिर एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं सीपैप, कंटिन्यूअस एयरवे, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वाली। जो तो वो नाक में फिर, लगाते हैं। हाँ, उसको लगा के फिर सोना पड़ता है। चलिए जाफरी जी, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा, और हमारे साथ ममतेश कौशल दीदी जुड़ गई हैं, और भी दर्शक से मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, क्योंकि डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो स्थिति है, बहुत ज़्यादा तनाव में लोग जी रहे हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर लोग तनाव ले लेते हैं, जिसका कोई कभी-कभी ऐसा होता है कि बिना सिर पैर की बात है, जिससे कुछ होना जाना नहीं है, और वैसे लोग ज़रा-ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाना, ज़रा-ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाना, वायलेंट हो जाना, ऐसे लोगों को अगर एक मनोचिकित्सक कोई सलाह दे, तो क्या कहेंगे आप? किस रूप में आप उनको सलाह देंगे? क्योंकि भर-भर के स्ट्रेस है लोगों की ज़िंदगी में। जी। इंसान जैसे ही प्रकृति से अलग हुआ है, वैसे ही तनाव वाली कंडीशन पैदा होती है। जैसे शहरीकरण बढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, वैसे वैसे ही तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो वो है मोबिलिटी है, वो भी मशीन के द्वारा होने लगी है, कार या मोटरसाइकिल और ये।
तो हम लोग जो पहली सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि सुबह उठकर 1 घंटे विगरस एक्सरसाइज करना है आपको। उससे आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स मतलब अफीम जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारा ब्रेन अपने आप रिलीज करता है। एंडोजिनस ओपियोइड्स बोलते हैं उनको। तो वो आपको दिन भर तरोताजा रखता है। एक बात। दूसरी बात, जब कोई आपको बोल रहा हो तो पहले इस बात को पूरा आपको सुनना है, सुन के सोचना है। फिर आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप देखें कि हमें गुस्सा करना है कि नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे सोचें या डिले करें। ठीक है हम गुस्सा करेंगे लेकिन 2 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद थोड़ा सा अपने को रोक ले। और जब ये चीजें हेल्प नहीं करती हैं तो फिर मेडिकेशन वगैरह देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब मेरी बेटी है, 10 साल की है, अभी बहुत छोटी है, लेकिन जी। उससे बहुत गुस्सा आता है, जल्दी गुस्सा आता है, वो जल्दी नाराज हम्म। हो जाती है। तो उसका ओवरकम हम कैसे करें? क्योंकि अभी तो बहुत छोटी है वो, लेकिन अगर आदत में शुमार हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी आने वाले समय में। तो उसके गुस्से को हम किस प्रकार का, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करती लेकिन हाँ गुस्सा हो जाती है। पहली बात तो है मैडम, जितना आप बोलेंगे कि तुम गुस्सा करती हो उसका गुस्सा बढ़ता रहेगा। किसी न किसी तरह आप कारण खोजिए और उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको प्रेज करिए। उसकी जो निगेटिव चीजें हैं उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, उसको निग्लेक्ट कर देना है। मेरी और बेटी जो के अंदर एक खास बात और है डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहती हूँ उसकी, मैं जी चाहती हूँ अच्छा इलाज आप बताएं उसके लिए। जी। वो बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, किसी की तारीफ कॉम्प्लेक्स अगर हो हम जाता। कर दें। बेटा है, मैं बेटा 16 साल का है, अब बेटे की थोड़ी तारीफ कर दी तो मैं भी तो इतना अच्छा करती हूँ, मेरे तो कुछ नहीं हम्म। बोलते आप। तो ये हाँ तो वही कॉम्प्लेक्शन बात। जो है। हाँ हाँ, तो उसकी तारीफ करना है। अगर छोटा सा भी आप ढूंढिए कि वो 10 का काम बिगाड़ रही है, एक कुछ अच्छा कर दी, तो 9 को निग्लेक्ट कर देना है आपको, 10वें को आपको बढ़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है। और उसके लिए कुछ उसको या तो बाई वर्बल कॉम्प्लीमेंट देना है या कुछ ऐसे पुरस्कार के रूप में कुछ देना है। और कभी भी तीसरे व्यक्ति के सामने अपने बच्चे की बुराई ना करें। कभी करना भी है तो अकेले में करें। अब वो भी जब अच्छे मूड में हो तब उसको समझा के, बेटा आप तो ऐसे नहीं थे, बड़ा अच्छा अच्छा सब यहाँ काम था, ऐसे ना करते तो ऐसा अच्छा रहता है। और आज के बच्चे बड़े समझदार हैं, 10 साल के बच्चे हैं, काफी समझदार हो जाती हैं। और बुराई तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो आप उसको बोलेंगे, अक्सर बच्चे उल्टा करते हैं। आप किसी 4 कमरे लाइन से अगर लगे हुए हैं, सब सभी कमरे खाली हैं और इन्हें एक में लिख दीजिए इसमें यहाँ झांकना मना है, तो आपके 10 साल की उम्र के वही बच्चे झांकी, वही वही झांकी। झांकेंगे जहां लिखना है कि मना है। तो जिस चीज को बिल्कुल। आप रोकेंगे वही करेंगे। तो उसमें ध्यान न देके उसको निग्लेक्ट करके जो आपको लगे ये पॉजिटिव बिहेवियर है, उसको हमें प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही कहा आपने और इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और जी हालाँकि बच्चे बहुत प्यारे हैं, पढ़ने-लिखने में बहुत होशियार हैं और बहुत आज्ञाकारी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जी। कुछ-कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ईश्वरीय देन भी होती है, कुछ अपना नेचर होता है, हर व्यक्ति का, हम्म। अपना स्वभाव होता है। हमारे साथ ऋताम्बरा सिंह जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। और ऋताम्बरा जी ने भी इस बात का समर्थन किया है, डॉक्टर साहब कह रही हैं कि मेरी बेटी भी बड़ी तुनक मिजाज है, तुरंत कॉम्प्लेक्शन में आ जाती हैं और ये समस्या अमूमन आज के समय में देखा गया है कि हर दूसरे-तीसरे बच्चे के साथ इस तरह की परेशानी होती है। तो हमें ही माता-पिता होने के नाते हमें ही समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चे को किस तरह से नई दिशा देनी है। डॉक्टर साहब, मानसिक रोग कैसे उत्पन्न होता है? कैसे हम कैसे जान पाएँगे कि ये बंदा, सामने वाला जो व्यक्ति है वो मानसिक रोगी है? कई बार पकड़ में नहीं आता। कई बार जब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तब हमें समझ में आता है कि अरे इसका तो दिमाग खराब था।
तो हमें अर्लियर स्टेज में कैसे पता चले, चाहे वो परिवार का सदस्य ही हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदार हो या बच्चों के स्कूल में कोई जी। टीचर हो, कोई भी हो सकता है। अगर हमें जानना हो कि वो मानसिक रोगी है, तो उनके कुछ लक्षण हमें ज़रूर बताएँ और हम उसका निवारण किस प्रकार कर सकते हैं? मैडम, वैसे तो ये जो आप पूछी हैं प्रश्न, इसका आंसर बहुत लंबा है। इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी, उसके कई एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं कि हमारे जिस इमोशन, परसेप्शन, मतलब जो हम सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी भावनात्मक चीजें चीजें हैं, इन सब, हमारा व्यवहार है, इनसे अगर मुझे परेशानी हो रही है, उस व्यवहार से घर वालों को परेशानी हो रही है, या उस व्यवहार से पड़ोस के वालों को परेशानी हो रही है, या कि मेरा फिजिकल स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या मेंटल स्वास्थ्य खराब हो रहा है हमारे व्यवहार से, तो या हमारा वर्क परफॉर्मेंस खराब हो रहा है ऑफिस में, तो जिस व्यवहार या थिंकिंग या इमोशन से हमें परेशानी हो रही है या दूसरों को उससे परेशानी हो रही है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर है। उदाहरण आपको देता हूं, जैसे कि अल्कोहल है। अब कोई कभी कभार ले लिया, 2 पैग ले लिया 1 महीने में, सोशल ड्रिंकिंग कहते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन अब कोई रोज लेने लगा, और जब रोज रोज लेगा तो उसको 3-4 घंटा टाइम तो लेने पीने में चला जाएगा। घर आएगा तो होश में नहीं रहेगा। सुबह उठेगा फिर ऑफिस चला जाएगा, तो ना बच्चों को टाइम देगा ना इधर देगा। सुबह उठेगा तो उसका फिर हैंगओवर रहेगा, तो अपना काम भी प्रभावित होगा। इधर पैसे भी जा रहे हैं, फिजिकल भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ही दूसरी चीजें भी हैं, इनमें हमको लगता है जैसे कि हम ये हमको प्रभावित करे या दूसरों को प्रभावित करे, वो व्यवहार एबनॉर्मल है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, जैसे डिप्रेशन है। अब हमें सुबह सुबह उठते ही बहुत उदासी लगती है, थकान लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, घबराहट लगती है। दूसरों को देखने में लग रहा है यार तो ये ठीक है, लेकिन वो चूंकि मुझे बहुत तकलीफ है, उसके कारण मेरा वर्क परफॉर्मेंस घट रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ रही है, तो वो भी एबनॉर्मल है। तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जी। और रहा उपचार के बारे में, तो फिर तो अलग अलग डिसऑर्डर्स जो रहेंगे उनका अलग अलग उपचार है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम डिप्रेशन में हैं, मैं या कोई जी। और, तो जी। कैसे डिप्रेशन को हम, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग कॉम्प्लेक्शन की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, या समाज में एक तालमेल बिठाने के चक्कर में, एक स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार पारिवारिक पृष्ठभूमि इस प्रकार होती है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हम डिप्रेशन को, अवसाद को ओवरकम कैसे करें? पहले तो डिप्रेशन को पहचानना जरूरी है। अगर आप उदास रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, आपको लगता है मेरा भविष्य बेकार है, आसपास से कहीं मेरे सपोर्ट न मिलेगा, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, किसी से बोलने में, किसी से बात करने में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, चीजों में उत्साह कम हो जाता है, अपने परिवार के प्रति लोगों में मोह मोह तो कम हो जाता है। तो और ये जो उदास रहने वाली या लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, वो एक ही जगह पे अकेले है। ये नहीं है कि आप अकेले हैं तो उदास लग रहा है, दोस्त आ गए तो अच्छा लग रहा है, तब फिर डिप्रेशन नहीं है। आप अकेले हैं तो भी उदास रहेंगे, दोस्तों के बीच में हैं तो भी उदास रहेंगे, पिक्चर देखने गए हैं वहां भी उदासी लगे, आप पिकनिक में गए हैं वहां भी उदासी लगे, या ऑफिस में रहे तो भी उदासी लगे। मतलब ये परवेजिव होना चाहिए एक से अधिक सिचुएशन में, और ये कम से कम 2 हफ्ते तक रहना चाहिए, तब इसको हम लोग क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। और मैं अपने फेसबुक में पेज में डाला भी हूं कि अगर कोई 5 किलोमीटर पैदल चलता है, 5 किलोमीटर पैदल चलता है अच्छी स्पीड में, ट्रेडमिल में ही चले या जैसे भी है, तो वो एंटी डिप्रेशन का काम करता है। तो पहला तो वही है कि डिप्रेशन होने नहीं देगा वो, जब वाह! तक कि ये जेनेटिक तो सबसे, मुझे लगता है दुनिया का सबसे सरल उपाय है।
डिप्रेशन से जी दूर रहने का। जी। और जब आपको डिप्रेशन हो जाएगा तब आपको मोटिवेशन ना रहेगा कि हम चलें, फिर तो दवाइयां देनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली ये जो कारण चाहे जो भी हो, ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो बेसिकली सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन इसके लिए वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लो मूड के लिए। तो इनके जो न्यूरॉन्स के साइनेप्सेस में इनकी कमी हो जाती है, तो हम लोग दवाइयां दे के उनको बढ़ाते हैं। फिर मैं तो उनको बोलता हूँ कि एक्सरसाइज करें और साथ में संगीत सुने, और स्पेशली क्लासिकल संगीत, राग वगैरह। तो काफी इंप्रूवमेंट होता है, म्यूजिक का काफी वो होता है, रोल है इसमें, डिप्रेशन में, बाकी मेंटल बीमारियों में भी। तो क्या कभी जब आपने पढ़ाई की मेडिकल की और कभी ऐसा कोई वाकया हुआ, ऐसा कभी लगा कि संगीत सीखें, इसके लिए आपको प्रेरणा दी गई हो, या एक कोर्स में ये चीज़ ऐड हो कि संगीत भी सुनना चाहिए, जिसकी वजह से डिप्रेशन या और अवसादों से हम दूर रह पाते हैं? क्या कोर्स में अवेलेबल है ये, या फिर ये एक परसेप्शन है कि नहीं, संगीत नहीं, सुनने से ऐसा साइकेट्री में पढ़ाया जाता है। ओके। मेडिकल एमबीबीएस और दूसरे ब्रांचेस में नहीं है, पर साइकेट्री में जो एडिशनल वो है चीजें हैं, उसमें योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, ये सब है। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सवाल आया है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी पूछ रही हैं, क्या जी। अहंकार को मानसिक रोग कह सकते हैं? अ, जरूरी नहीं है कि कह सकते हैं, पर्सनालिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो उनको एक्सेस टू में रखा जाता है, तो वो 18 वर्ष के पहले ही हमारा व्यक्तित्व कैसा हो बन जाता है। तो उसमें कई तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे कि उनमें 3 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। तो जो अहंकार वाले फीचर्स होते हैं क्लस्टर बी में होते हैं, जैसे नार्किसिस्टिक है, हिस्ट्रियोनिक है, एंटी सोशल है। तो इन्हीं में ही अहंकार ज्यादा होने की वो चांसेस रहते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि कृपया आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ना आपकी वीडियो बार-बार रुक रही है। आपकी आवाज़ पीछे से आती है, ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं गुज़ारिश करती हूँ कि दोबारा से आप रिकनेक्ट करिए अपने आप को, और जी। हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमें आपसे बहुत सारी बातें अभी करनी हैं। हाँ, थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आएँगे, तब तक आप सब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। और अगर आप सभी के कोई न कोई प्रश्न है, क्योंकि चिकित्सा से जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ, चूँकि हम सब कहीं न कहीं मन के मालिक हैं। मन करेगा तो हम ये करेंगे, मन करेगा तो वो करेंगे। तो मनोचिकित्सक का या विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण जगह है और गहरा नाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से हमें ज़रूर एक कनेक्टिविटी बनाकर रखनी चाहिए, एक तालमेल, एक संतुलन और एक जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगर हमें पता चल जाए कि हम डिप्रेशन में हैं, हम अवसाद में हैं, हम उन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं ईज़िली। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी लिखते हैं, हम तो जब भी गीत गाते हैं तो मोहल्ले वाले लड़ने आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके मन का वहम है, और ये भी एक मन की बीमारी है, और आप सुधर जाइए, मैं तो यही कहूँगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं, संजय जी जुड़े हैं। मैं सभी से आग्रह करती हूँ, कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने जो बीमारियां होती हैं, एक मनोचिकित्सक से जो पूछना चाहिए वो हमने पूछा, लेकिन कुछ और हम पूछेंगे। उससे पहले हम आपके बचपन, चूंकि शुरू में आपने बताया कि आपका बचपन बड़ा उतना सुखमय नहीं रहा, क्योंकि जिस बच्चे की माँ चली जाती है, उसका बचपन किस तरह से होगा वो हम समझ सकते हैं। फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने परिस्थितिवश डॉक्टर बनना स्वीकारा, या बचपन से ही था दिमाग में कि नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना है, या बच, या बचपन आपके का जो बता दोस्त, देता हूँ।
बचपन का जो आपका माहौल रहा है वो किस तरह का रहा है। डॉक्टर कामना मिश्रा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक और प्रश्न आया है आपके लिए, लेकिन मैं ये जवाब पहले आपसे जानना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रश्न लेंगे। नेहा शर्मा कुछ पूछ रही हैं, हम लेते हैं आपका नेहा जी प्रश्न। तब तक हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं उनका बचपन कैसा रहा, उनके दोस्त कैसे थे, और जो दोस्त आज भी क्या आपके साथ हैं, गांव के जो भी हैं, हम जरूर जानेंगे। थोड़ा सा माइक सेट कर रहा हूँ मैडम। जी जी जी, जरूर जरूर, आप सेट कीजिए आराम से, तब तक हम देखते हैं कि और कितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। और नेहा जी का प्रश्न है, क्या किसी के बिहेवियर की कुछ ना कुछ वजह होती है, ऐसा हमेशा यह कह सकते हैं कि वो उनका नेचर ही हो सकता है? नेहा, मेरे पापा एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं, स्वभाव होता है, लेकिन कुछ माहौल पर भी निर्भर करता है कि आप जैसे माहौल में रहते हो, आपका थोड़ा-सा जो बिहेवियर है वो उस तरह का हो जाता है। बाकी डॉक्टर साहब से हम इसके बारे में पूछ लेंगे। बहुत अच्छी बातचीत है, नई-नई बातें सुनने को मिल रही है। प्रदीप सर, बहुत-बहुत आभार आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ आ गए हैं और अब डॉक्टर साहब ने कैमरा भी सेट कर लिया है, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। जी, जी डॉक्टर साहब, अब अपने बचपन की तरफ हमको लेके चलिए, क्योंकि अब हम थोड़ा बीमारियों से बाहर निकलना चाहते हैं। जी जी, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अपनी दादी को ही माँ मानता था। करीब मैं 7-8 साल का जब हुआ, तो जब गांव में जाऊं, कुछ शैतानियां कर दूं, तो लोग कहें कि बेचारे की माँ नहीं है, इसको कुछ मत बोलो। तो तब फिर मन में डाउट हुआ कि ये हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, दादी है, मेरी माँ नहीं है। तो जब मेरी माँ मर गई थी, तो पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और मरने के बाद काफी इरिटेबल हो गया था। दादी बताती है, कभी इरिटेट करता था, दूध नहीं पीता था, बर्तन फेंक देता था। तो वो चाय में मिला के मेरे को दूध देती थी धीरे धीरे करके। फिर अपने को ही पिलाती रहती थी दादी मेरी। कुछ नहीं निकले तो भी ऐसे ही चूसता रहता था उनको, उनसे चिपका रहता था। पड़ोस की कुछ दीदी लोग थी, अभी अगल बगल में एक कुशवाहा परिवार था, तो वहां एक उनकी बेटी थी, एक और हैं, अब यहीं पे रीवा में ही रहती हैं। तो गायत्री दीदी थी और वो भगवती दीदी थी। तो कुछ भी हो तो दादी मेरी आवाज लगा देती थी उन लोगों को, वो तुरंत दौड़ के आती थी और दादी की हेल्प करती थी। तो जहां तक मेरे को जो पहला याद आता है, वो जब मेरे 4 साल का लगभग मैं रहा होऊंगा, तो मेरे पिताजी अपने साथ ले गए। मेरे पिताजी वो थे, कानून गोप से उनकी भर्ती हुई थी, राजस्व निरीक्षक, बाद में तहसीलदार से रिटायर हुए हैं। तो वो ले गए अपने साथ। तो वहां जो मेरी सौतेली माँ थी, वो मेरे को रात में जब पिताजी न रहे तो बाहर खड़ा कर देती थी अंधेरे में। तो मेरे को वो याद आता है, कभी कभी खड़ा कर देती थी। तो मैं धीरे धीरे, मेरा फिर ये हुआ बाद में, फायदा उसका ये हुआ कि डर चला गया मेरे मन से। रात में अंधेरा है, कुछ है, मैं फिर 12-13 साल की उम्र से मेरे को डर वर नहीं लगता था। तो आपने कभी दूसरा डर, पापा से शिकायत नहीं की कि मेरी मम्मी ऐसे करती हैं आपके जाने के बाद? नहीं नहीं, पापा से शिकायत नहीं की। फिर पापा जी गांव ले आए, जब गांव में घर बनवा लिए, वो गांव को बहुत मानते थे। तो एक 20 एकड़ की जमीन में उनका जो हिस्सा था, उसमें घर बनवा लिया उनने, और वहीं हम दो भाई बहन, एक मेरी बड़ी बहन भी थी, तो दोनों जन को रखे हुए थे। तो हम लोग मौका पा के फिर भागते भागते, और बब्बा का नाम दीदी को मेरे याद था, तो पूछते पूछते हम लोग दादी के पास पहुंच गए। तो जब दादी के पास पहुंच गए, उसके बाद से हम लोग सेफ हो गए। उसके बाद तो बस खेल और खेल। मतलब ये समझिए आप कि 10वीं कक्षा तक मैंने पढ़ा नहीं कुछ भी, सिर्फ मैं खेलने में मगन रहता था। काम जरूर करता था खेती का, बब्बा को नहीं करता। डॉक्टर साहब, अगर अगर कोई बच्चा 10वीं कक्षा तक ना पढ़े तो टेंशन मत लो, डॉक्टर तो बन ही जाएगा वो। लेकिन कुछ वो था मेरे में, क्योंकि मेरे बब्बा बहुत इंटेलिजेंट थे।
तो मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ना, एक बार पढ़ लेता था तो मुझे याद हो जाता, किताब को फाड़ के फेंक देता था मैं। और हूबहू अच्छा। कोई मेरे से पूछे तो एक एक वर्ड मैं सुना देता था। मैथमेटिक्स वगैरह मेरे को पेन चलाना नहीं पड़ता था, इमेजिन करके मैं सॉल्व कर देता था। अरे वाह! तो इसलिए ये तो ईश्वर की असीम कृपा है आपके ऊपर। वो लगेगा आज की डेट में, आज नहीं हो याद होता है। आज कोई बोले ये 4 लाइन याद कर लो तो नहीं होता है, लेकिन उस समय होता था ऐसा। तो और क्या जब मेरे गाँव में आपके को दोस्त रहे, वो अभी भी साथ में हैं आपके? कोई ऐसा मित्र नहीं, जो अभी तक आप? कुछ मिलते हैं, सब तो नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। यहाँ आते हैं तो मिलते हैं, या गांव जाता हूं तो मिलते हैं, गिल्ली डंडा खेलने वाले। फिर मैंने हाँ। पढ़ाई शुरू किया, एक बार मेरे को फूफा ले गए थे अपने साथ। मेरी दीदी बहुत पढ़ने में अच्छी थी, मेरे को लिखना भी 3rd क्लास तक नहीं आता था, मेरे को राइटिंग डिसेबिलिटी थी। तो दीदी पेंसिल से लिखे, उसके ऊपर मैं पेन से लिखूं, तो तीसरी चौथी कक्षा से मेरे को लिखना आया है। तो फूफा मेरे को ले गए, उस समय 10वीं क्लास में मैं था, अपने घर। गर्मी का मौसम था, तो लोग पूछने लगे कौन है, तो उनने बताया मेरे साले साहब के बच्चे बेटा है। तो बोले अच्छा वो पहली वाली के, बोले हाँ हाँ उसी के। तो बोले कैसन है पढ़े माँ, हम यहाँ की लैंग्वेज में कैसे हैं पढ़ने में। तो बोले वो बड़ी बहन तो ठीक है, ये तो ऐसे ही है। वो बात मेरे को दिमाग में घुस गई। मैं किसी से कुछ नहीं बोला, बस ये ठान लिया कि मेरे को पढ़ना है। और मैं आया और गर्मी में ही हिंदी इंग्लिश पूरा कंप्लीट कर डाला। और जब कॉलेज स्कूल शुरू हुआ 11वीं में, हायर सेकेंडरी था, तो जो आज पढ़ाया जाना है वो मेरे से पूरा बनता था, बस जाके मेरे को क्लास में रिवाइज करना है। और एक एक सीटिंग में फिर मैंने मतलब लोगों को बता दिया कि ना मैं भी पढ़ सकता हूँ। मेरे को ये करके दिखाना था कि दीदी ही नहीं पढ़ने में अच्छी है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ बात अलग है। बिल्कुल उसके सही कहा। बाद से और जो आप पढ़ाई में जी, एक बात अभी अभी आपने कही कि एक हैंडराइटिंग डिसऑर्डर आपके अंदर था। अमूमन मैं देखती हूँ कि जितने डॉक्टर्स हैं उनकी राइटिंग अजीबो-गरीब होती है। ऐसा क्यों? वो क्या प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं वो खुद ही समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं, मेरी तो इम्प्रूव हुई है, मेरा पर्चा नहीं, वगैरह काफी था सब। मैं हाँ, जनरली सवाल पूछ रही हूँ कि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा है, उनकी राइटिंग वो सिर्फ जो दवाई की दुकान का जो व्यक्ति है वो ही समझता है, हमारे समझ से बाहर है। ऐसी हैंडराइटिंग डॉक्टर की क्यों होती है? कुछ तो जानबूझ के लिखते हैं ऐसा कि हमारे यहाँ का जो वो है मेडिसिन दवाई वाला वही बेचे जहां से हमारा कमीशन है, दूसरे लोग न पढ़ पाए। और कुछ की लापरवाही में खराब हो जाती है, जल्दी से करती है। कुछ ज्यादा पेशेंट देखना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा पेशेंट देख ले, जल्दी जल्दी निपटा दे, उसमें खराब हो जाती है राइटिंग। अच्छा, तो ये सारे कारण हैं। हमने सोचा नहीं इस ओर कि ऐसा भी कुछ होता है। ममतेश जी लिखती हैं कि मुझे तो गणित से बहुत डर लगता था। तो ये एक फ़ोबिया होता है किसी भी विषय को लेकर। हाँ, और जिस जी। तरह से आपने बताया आपका भी बचपन बड़ा अच्छा रहा जब तक आप दादी के पास थे। और क्या दादी अभी हैं नहीं, आपकी? दादी गुजर गई, बहुत साल हो गए। पापा हैं अभी? नहीं, पापा भी नहीं है। अच्छा। और अब वो बड़ा माँ? कह के मेरी बड़ी बहन है और उसके बाद मैं हूँ। और आपकी वो सौतेली माँ हैं? हाँ, वो हैं, और उनके 4 बच्चे, 2 भाई 2 बहन। बढ़िया। तो जैसे कि बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान कभी भूलते नहीं भूलता। और जिस तरह की परिस्थितियां रही, थोड़ा मन को थोड़ा आहत भी हुए हम सुन के कि इस तरह का बचपन आपका रहा। और किसी भी बच्चे के साथ, किसी के साथ भी इस तरह भगवान ना करे। माँ का होना बहुत ज़रूरी है। जी। छोटी सी देखिए, माँ और बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों अपने-अपनी जगह पर अपने रोल निभाते हैं। और इतनी अच्छी आपसे बातचीत चल रही है डॉक्टर साहब। हर व्यक्ति का एक सपना होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ, अ,
जिस मुकाम पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति देखना चाहता है, चाहे मैं रहूँ, आप रहें, कोई भी रहे, दर्शक दीर्घा से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आपकी जो सोच है, मतलब या आप जहाँ तक आप जाना चाहते थे, क्या आप पहुँच चुके हैं या जीवन में कुछ और सोचा है आपने करने की? अब ये एज के अनुसार बदलता रहता है। साइकेट्री में बोलते हैं इमेजिन्ड सेल्फ और रियल सेल्फ। इमेजिनेशन में हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब वैसे तो मैं गांव से के बैकग्राउंड से हूं, तो मैं जहां जिस फील्ड में जाना चाहता था वहां तो जा नहीं पाया। मैं एक्चुअली में आर्टिस्टिक वो था, इंसान था। साइंस में मेरी अच्छी थी, लेकिन आर्टिस्टिक था मैं। मेरे को प्ले करना, गाने गाना, ये सब बहुत पसंद था। उसके तो उधर पे अब मैं जिधर भेजा गया मुझे, तो मेडिकल में आ गया। जब मेडिकल में आ गया तो फिर मेडिकल लाइन इतना पसंद नहीं थी मेरे को। खासकर जब मैंने एनेस्थीसिया में काम कर रहा था तो वहां देखूं तो रूटीन काम लगे। जैसे कोई सर्जरी कर रहा है तो सेम वर्क आके वही कर रहे हैं। जैसे कि पेशेंट कैडेवर जैसा हो जाता है, जब उसको बेहोशी दे देते हैं तो वो नहीं हिल सकता, न डुल सकता। सांस उसकी आर्टिफिशियल दी जाती है, हार्ट उसका चलता है सिर्फ। उसके बीच में अपना काटे पीटे सिले विले और चले गए करके मेरे को मोनोटोनस लगा। तो फिर मैं थोड़ा सा परसाई जी को काफी पढ़ा, पूरी किताबें उनकी पढ़ डाली। और हिंदी नॉवल तो पहले ही पढ़ डाले थे मैंने, 10वीं कक्षा के पहले ही, 10वीं 11वीं तक। तो और ये ओशो को मैंने सुना और पढ़ने लगा। ओशो को सुनने के बाद मेरे को लगा नहीं, साइकेट्री एक ऐसा फील्ड है कि इसमें जाना चाहिए। इसमें वैरायटी मिलेगी, हर एक पेशेंट एक जैसा नहीं होगा, उसकी सिचुएशन अलग होएगी, उसकी स्टोरी अलग होएगी। तो तो अब तो इसी डॉक्टर फील्ड साहब, में जो जैसे जैसे कि आपने कहा कि एक ही काम हम करते हैं, कई बार हम गृहिणियां भी रोज की रूटीन, बच्चों को स्कूल भेजो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, और रोज की जो लाइफ होती है, कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है कुछ हमारे जीवन में है ही नहीं नया करने के लिए। और जब हम थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं या थोड़ा हताश हो जाते हैं कि भाई एक ही काम कितना करे इंसान, तब घर वाले ही कहते हैं तुम्हारा तो काम करने का मन ही नहीं करता, तुम्हारा तो मन ही नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में एक औरत क्या करे? आप मनोचिकित्सक हो, आप सारी औरतों को सारी औरतों की प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके पास आई हूँ। इस तरह की परिस्थिति से कैसे औरत निकले बाहर? यूट्यूब में जाएं और क्लासिकल सॉन्ग सुने, पंडित छन्नूलाल मिश्रा को सुने, पंडित अशोक चक्रवर्ती को सुने, और कौशिकी चक्रवर्ती जी को सुने, उस्ताद राशिद खान जी को सुने, और किसको, शोभा गुरटी जी को सुने, और कुछ ठुमरी वगैरह सुने, याद पिया की आए, कुछ राग सुने। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अब एक प्रश्न लेते हैं हम, डॉक्टर साहब आपके लिए है। नेहा शर्मा लिखती हैं कि क्या किसी के बिहेवियर की कुछ ना कुछ वजह होती है, हमेशा यह कह सकते हैं कि वो उसका नेचर है, क्या ऐसी बात है? मैडम को मैं बोलना चाहूंगा कि अब तो किताबें लेने की जरूरत नहीं, आपको सिगमंड फ्रायड के बारे में मिल जाएगा, यूट्यूब में ही मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। तो उनने जो क्लासिफिकेशन दिया है, जो साइकोएनालिटिक थ्योरी दी है, उसमें जो हमारा माइंड है वो 3 लेवल में काम करता है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो हमारा जो रूटीन आज की डेट में जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। और मैं अगर आप पूछने लगी मेरे को कि 9वीं कक्षा में कितने लोग तो आपके साथ में पढ़ रहे थे, कुछ का नाम बताइए, ये सब कॉन्शियस में आता है। और जो हमें याद नहीं रह जाता, जैसे कि पिछले साल इसी तारीख को मैं क्या कर रहा था, या मैं पूछूं आप क्या कर रही थी, तो आपको नहीं याद होगा, ना मुझे याद है कि इस टाइम पे पिछले साल क्या कर रहे थे, लेकिन वो माइंड में स्टोर रहता है। वो रहता है अनकॉन्शियस माइंड, और वो 80% रहता है, ऑलमोस्ट 80% वो रहता है। तो जो हमारा बिहेवियर है
वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से वो होता है, रूप में प्रकट होता है। हमारे साथ क्या गुजरी है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, जो मतलब एक्सपीरियंसेस। अचानक से कोई चीज आपको याद आ जाती है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। नहीं नहीं, कुछ याद नहीं आएगा आपको, आप अच्छा। वैसा बिहेवियर करेंगे। आपको बिहेवियर का वैसा करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका जब पालन पोषण होता है तो ये जरूर सिर्फ होता है कि आप आपके साथ क्या किया गया, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरे जो आपके पेरेंट्स थे, उसमें आपका रोल मॉडल कौन था, उससे जो बच्चे सीखते हैं उसको मॉडलिंग हम लोग कहते हैं। जैसे मॉडलिंग यहाँ पे आप देखते हैं कि किसी का रोल मॉडल अमिताभ बच्चन है, किसी का शाहरुख खान है, किसी का कोई है, तो हमारे पेरेंट्स में रोल मॉडल कौन है और उसका बिहेवियर कैसा था, तो उसी के अनुसार फिर बिहेवियर हो जाता है। और फिर आपके साथ एक्सपीरियंसेस कैसे गुजरे हैं, आपको बहुत सताया गया है, मारा गया है, तो आप भी बाद में दूसरों को वो करोगे, मारोगे। और आपको अच्छे से केयरिंग की गई है, नहीं डांटा डपटा गया है, नहीं वो की गई है, रखा गया है, तो आप दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, तो आपकी नीड डॉक्टर साहब, फुलफिल की गई। जी जी जी, बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, अपनी आपकी बात नीड फुलफिल हुई है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हम निकलेंगे जमाने में तो हम कुछ कर लेंगे। और अगर आपको वहीं पे बचपन में ही आपकी माँ ने वो नहीं किया जो आपको जरूरत चाहिए थी, तो फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे बाद में। ऐसे कुछ भी होगा तो हर चीज के लिए झिझकेंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो ये बहुत बढ़िया। अनकॉन्शियस जी। अनकॉन्शियस माइंड से बिहेवियर आता है। दूसरा अनकॉन्शियस माइंड प्रकट होता है ड्रीम में। सिगमंड फ्रॉइड ने इसीलिए कहा है कि ड्रीम इज द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। तो या तो हमारे बिहेवियर में होएगा या ड्रीम में होएगा, या हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स के रूप में प्रकट होगा, जैसे जैसे फोबियाज वगैरह। जी, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल लाइफ में सामान्य जीवन में जो काम हम नहीं कर पाते हैं, हमारा मन करता है हम ये करें ना कर पाए, तो वो चीज हम सपने में करते हैं, ऐसा होता है। हम्म, हो सकता है। ओके, हमारे साथ सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ भाई साहब, पटल पर बहुत अभिनंदन है आपका। और स्वीकार भाव आने के बाद, स्वीकार भाव आने के बाद अवसाद दूर हो जाता है, ऐसा प्रदीप गौतम सर कह रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत ज़रूरी भी है कुछ एक्सेप्ट करना। डॉक्टर बिल्कुल। साहब, मानसिक स्थिति को संतुलित करने के लिए क्या मेडिटेशन आज बहुत ज़रूरी हो गया है, सभी को करना चाहिए? एक्सरसाइज और मेडिटेशन एक्सरसाइज और मेडिटेशन। दोनों। फिर मेडिटेशन से काम ना होगा। आप जो एक्सरसाइज है वो आपको मेडिटेशन के करने के लिए मोटिवेट करेगा, और जो आपका वो है मेडिटेशन है वो आपको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करेगा। दोनों पूरक है। जी, डॉक्टर साहब, इतनी बातें हो रही हैं, हम बच्चों की बात ना करें तो कैसे चलेगा? बच्चे जो परीक्षा देते हैं, क्योंकि अभी 10वीं बोर्ड होने वाली है और सबके आधे आधा साल निकल गया। अब फाइनल, अभी हाफ ईयरली की तैयारी होगी, फिर फाइनल की तैयारी होगी। बच्चों के अंदर एक प्रेशर होता है और एक डॉक्टर होने के नाते आप माँ-बाप से भी अ, इस बात को खुलकर रखिए कि बच्चों को नंबर के लिए, परसेंटेज के लिए या बच्चों के ऊपर प्रेशर किस तरह का देना उनके लिए घातक है। मैं चाहूंगी कि एक अपील आपकी तरफ से, और बच्चों को क्या सुझाव आप देंगे, परीक्षा में कैसे कूल होकर पढ़ाई करो, जैसे मैंने की मस्ती में पढ़ाई हुई, मैं तो डॉक्टर बन गया मस्ती करते करते। तो मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे बच्चों को और माता पिता को संदेश दें। पहली बात तो माता पिता को ये सोचना चाहिए कि हम अपना काम करें। हम उनकी वो है जिम्मेदारी है कि जो उनकी जरूरतें हैं बच्चों की, कॉपी किताब पेपर पेपर स्कूल की फीस, आने जाने का वो, उनका वो पूरा करें। और बच्चों पे ये ना करें कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर आप ये करेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसको जिम्मेदारी ये लेने दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दे कि हमको पढ़ना है। ये उसके उसमें मनोभाव आएगा, और ये तब आएगा जब
माँ बाप फोर्स नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये रह गई, कम नंबर आना ज्यादा नंबर आना इसका कोई महत्व नहीं है। कम नंबर आने वाले, न पढ़ने वाले ज्यादा सफल हो जाते हैं कभी कभी जिंदगी में, अधिकतर देखा गया है, क्योंकि उनको दुनियादारी की चीजें ज्यादा आ जाती हैं। ज्यादा नंबर लाने वाले जीवन में अधिकतर असफल हो जाते हैं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ना, कंपटीशन, इस पे मैं यकीन नहीं करता हूं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं पढ़ता था, उदाहरण देखिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी बात को। जैसे बच्चों के लिए है ये, जैसे मान लीजिए मेरे को रीवा से दिल्ली जाना है, तो अगर मैं अपने दिमाग में और सामने चित्र रखूंगा कि वो दिल्ली दिख रहा है, ये फोर्ट रोड है, वो उधर पे इंडिया गेट है, और ये सब दिमाग में चलता रहेगा, क्या मैं गाड़ी चला पाऊंगा? मुझे देखना है बस 100 मीटर आगे, 50 मीटर आगे। तो हमें बस इतना पढ़ना है आज आगे, ये नहीं कि मेरा एग्जाम आ गया है, दिन भर अरे क्या होगा कैसा होगा। और पढ़ने के बाद उस जानकारी का आनंद ले, अरे कल तक मुझे ये नहीं आता था, आज मैं ये जान गया। कोई चीज जब हम पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि ये कारण ये है, जैसे साइंस में है कि, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए आपकी, अधिकतर कच्चे घरों में पहले हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, तो शाम को बेचैनी क्यों होने लगती है? दिन भर तो आराम रहता है, लेकिन शाम को बेचैनी क्यों होने लगती है? जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि हाँ ऐसे जो ये कारण ये है, तो हमें जानकारी हो गई ये। या कि कोई चीज कितनी स्पीड से क्यों डूबती है, कोई चीज क्यों तैरती रह जाती है। तो ये जब हम जानेंगे, तो जब जान लेते हैं हम, उसका आनंद लें, और आनंद ले लेके पढ़ें। स्ट्रेस में ना पढ़ें, स्ट्रेस में पढ़ेंगे तो नहीं, वो दिमाग में नहीं जाएगा फिर वो। मैं जो पढ़ाई किया हूँ सिर्फ इसी के लिए, इसी पे किया हूँ कि मैं ये, अरे ये बात मेरे को कल तक नहीं मालूम थी यार, ऐसा होता है, ये मैं जान गया। और एक अहो भाव अंतर आ जाता था, आहा जिसको बोलते हैं, आहा। जी मैंने। सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पटल की वो सचिव हैं, उनका प्रमोशन हो गया है, पहले संयोजिका थी, अब सचिव हो गई हैं हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की। बहुत बहुत बधाई आपको। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि कम नंबर लाने वाले नेता बनते हैं और पढ़े लिखे उनके सेक्रेटरी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करते करते 1 घंटा कैसे बीता पता ही नहीं चला। मन की बहुत सारी बातें हमने आज सीखी हैं आपसे। और जिंदगी को जीने का अगर सलीका मैं आपसे पूछूं, एक मनोचिकित्सक होने के नाते, तो क्या सलीका सिखा के जाएंगे आप? मन में प्रेम रखिए हर एक के लिए, और किसी को कुछ मिल गया है, कोई किसी ने अचीव कर लिया है, तो उससे जलन न रखें। उसके किसी को कुछ मिल गया तो उससे मुझे क्या नुकसान है? मुझे तो, मैं अपनी स्थिति में हूं। आज किसी के पास अगर 1 करोड़ की गाड़ी है, 5 करोड़ की गाड़ी है, तो उससे मुझे कुछ नुकसान तो नहीं है ना, वो चल रहा है तो ठीक है। तो जो बोला था अभी प्रदीप जी ने कि वो कुछ जिससे डिप्रेशन नहीं होता है, तो ईर्ष्या द्वेष न रखें, हर एक के लिए प्रेम रखें। पेड़ से, पौधों से, स्ट्रीट डॉग में जो होते हैं ये कुत्ते, इनसे प्रेम रखें। जीवन सबसे बड़े दोस्त होते हैं ये। तो प्राणी और वनस्पतियों, इनके प्रति वो रखें, श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, ईर्ष्या द्वेष न रखें, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स ना हो गया। और एक मनोचिकित्सक होने के नाते पूरे देश को अगर संदेश देना हो तो क्या देंगे? जो देश के लोग कहीं ना कहीं अवसाद से घिरे हैं, कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरे हैं, या मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनके लिए क्या संदेश? उनको यही कहूंगा कि मनोचिकित्सक से मिलने में संकोच न करें, क्योंकि ये आपका केंद्र सरकार है, बाकी शरीर तो प्रदेश हैं। और केंद्र सरकार में जो थॉट होती है, जो नीतियां बनती हैं, वो यहीं से बनती हैं। तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को
वो करेक्ट दुरुस्त रखने में संकोच न करें और निसंकोच। आप तो गूगल में बहुत सारी जानकारियां हैं, अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन भी लोग रहते हैं, साइकेट्रिस्ट रहते हैं, बहुत सारे हो गए हैं, तो उनसे मिलने में संकोच न करें। क्योंकि कभी कभी जिन बीमारियों को आप सोचते हैं कि ये शारीरिक बीमारी है, अल्टीमेटली वो मानसिक बीमारी रहती है। और अगर आपको मानसिक बीमारी है तो आपको शारीरिक बीमारियां भी ठीक नहीं होती है, खासकर डिप्रेशन में। तो इस बात का ख्याल रखें, बस इतना ही कहूंगा। बहुत सुंदर बातचीत डॉक्टर साहब, बहुत सही सही जो जानकारी हमें आज मिली है और जीवन जीने का जो सलीका आपने बताया है, लोगों से प्रेम करना। हम सब जानते हैं कि लोगों से प्रेम करें, घृणा ना करें, द्वेष ना करें, फिर भी हम ये 99 के फेर में फंसे रहते हैं और जिसकी वजह से जी अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं। लेकिन ज़िंदगी को हमें बहुत खूबसूरत बनाना है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद एक मानव शरीर मिला है, और वो भी हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा में बर्बाद कर दे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। इतनी मुश्किलों का सामना डॉक्टर साहब आपने किया, जो परिस्थितियां थी आपकी बचपन की, वहां से उठकर आप आज इतने बड़े मनोचिकित्सक बने हैं और इतने लोगों का आपने भला किया है। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आगे भी ये कार्यक्रम लोगों तक जब पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। तो कहते हैं ना कि डेस्टिनी हमेशा आपके साथ होती है और आपको वहां तक ईश्वर जरूर पहुंचाता है जहां तक उन्होंने तय किया है आपको जाना है। और हर व्यक्ति का अपना एक आसमान होता है और आपका आसमान आपको जरूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना क्रुशल समय हमें दिया, पेशेंट को छोड़कर आप हमसे बातचीत करने आए। बहुत धन्यवाद आपका। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपके कारण ही इस कार्यक्रम को हम लगातार चला पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पुनः बहुत अभिनंदन। जी। आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैडम, और सभी को नमस्कार, आपको भी सादर प्रणाम। अगली बार फिर नए किरदार से मुलाकात होगी, बुधवार शाम 7 बजे, और रविवार को परिचर्चा देखना ना भूलें। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।